Good morning, dear students. Today we will study chapter 2 of class 12th political science, that is called Era of One Party Dominance. Era of One Party Dominance. Challenges of Nation Building कि हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था कि कैसे कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई थी। हमारी कंट्री कितनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के बाद हमारी कंट्री आज़ाद हुई। ठीक है, कितने सारे चैलेंजेस हमें नेशन बिल्डिंग में फेस करने पड़े। ठीक है, शुरुआत से ही पार्टीशन हो, प्रिंसली स्टेट हो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो, उन सब में हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, इन सब चैलेंजेस के बाद लीडर्स जो थे अलग अलग कंट्रीज़ के, कि उन्होंने क्या डिसाइड करा। तो लीडर्स जो थे उन्होंने कहा कि और जो कंट्री के लीडर्स थे उन्होंने तो ये कहा था कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो नेशनल यूनिटी है उनके लिए वो सर्वोपरि है। डेमोक्रेसी अगर लेके आएंगे वो क्या करेगा, डिफरेंसेस लेके आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स लेके आ जाएगा। ठीक है, तो जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने फ्रीडम अचीव करी थी कॉलोनाइजेशन से, उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रूल लेके आए अपनी कंट्री में। कैसे, जो और कंट्रीज़ थी वो अपनी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक रूल लेके आए। ठीक है, तो उसने अलग अलग फॉर्म ली। ठीक है, नॉमिनल डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे अलग अलग फॉर्म भी ले ली, जैसे नॉमिनल डेमोक्रेसी, लेकिन कंट्रोल किसका होगा, एक ही लीडर का होगा। वन पार्टी रूल, डायरेक्ट आर्मी रूल भी हो सकता है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम भी आए कि हम अपनी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम आ गए और बोल दिया कि हम कुछ टाइम बाद अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आएंगे। लेकिन क्या होता था कि जब अगर एक बार कोई प्रिंस या फिर कोई भी इंसान ने अपनी हाथ में पावर ले ली, वो अपने हाथ से पावर नहीं देता, तो डेमोक्रेसी उन कंट्रीज़ में आई ही नहीं। इंडिया की कंडीशन भी कुछ अलग नहीं थी। ठीक है, इंडिया की कंडीशन भी कुछ अलग नहीं थी। और तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कोई इजी पाथ नहीं चूज करा। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, डिफ़िकल्ट पाथ को ही चूज करना सोचा। मतलब डिफ़िकल्ट पाथ कौन सा था, डेमोक्रेसी था, है ना। क्योंकि अगर हम और कोई पाथ चूज करते वो सरप्राइजिंग होता, क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही हम सिर्फ एक ही चीज़ पे कमिटेड थे, वो था आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ठीक है, हम किस चीज़ पे स्थिर थे कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आएंगे। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कि ये हमारी कंट्री में बहुत टाइम से पहले चल रहा था। ठीक है, आवर लीडर्स, उनके दिमाग में ये था कि क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, लेकिन एक ऐसा देखा कि वो प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में सॉल्व करेगी। पॉलिटिक्स अल्टीमेटली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ना कि इट विल बिकम अ क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हर एक सोसाइटी को ज़रूरत होती है कि हर एक सोसाइटी को ज़रूरत होती है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। हर एक सोसाइटी को ज़रूरत होती है कि हाउ इट विल गवर्न, है ना,
कैसे रेगुलेट करा जाएगा, ठीक है। डिफरेंट पॉलिसीज जो होगी, उनके पास हमेशा कोई अलग अलग पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसको वो चूज़ कर सके। अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशन होती है हर एक सोसाइटी में, ठीक है। उनको कौन रिजॉल्व करेगा, कैसे रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है इन सब के आंसर देती है, ठीक है। कंपटीशन, पावर, ये क्या है, टू मोस्ट विजिबल थिंग है। कंपटीशन और पावर कहीं ना कहीं टू मोस्ट विजिबल थिंग है पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उनका पर्पस डिसाइड और परस्यू हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। तो हमने भी यही रूट को चूज करा कि हम डेमोक्रेसी ही अपनी कंट्री में लेके आएंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949, और साइन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स 26 नवंबर 1949 को साइन अडॉप्ट हुआ, साइन हुआ 24 जनवरी को, और 26 जनवरी को 1950 में हमारा कम इनटू इफेक्ट हुआ, लागू हुआ। तभी तो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो लागू हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे हमारी कोई इलेक्शंस नहीं हुए थे, 1950 में जाके हुए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले बनना शुरू हो गया था, लगभग 3 साल लगे थे। तो इंटरीम गवर्नमेंट, मतलब कुछ टाइम के लिए इंटरीम गवर्नमेंट कांग्रेस जो थी वो आई थी, ठीक है। तो अब हमें अपनी कंट्री की फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आनी थी। तो उन्होंने रूल्स लिखे, मैकेनिक हाँ, अब हमें क्या करना होगा, सारे के सारे तरीके जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हैं उनको अल्टीमेटली उनको फॉलो करना होगा, उन रूल्स जो बनाए हैं उनको फॉलो करना होगा। इनिशियली ये लगा था कि इलेक्शंस कराना कुछ महीनों का काम होगा, और तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सेटअप किया गया जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 1950 में ही हो जाएंगे, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला कि इन इंडिया हीरो वर्शिप प्ले अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिकल अनइक्वल in magnitude by a part it play in the politics of any other country, but in politics hero worship is a sure route to degrade and eventually dictatorship। वही हमारी कंट्री में एक हीरो को बना देते हैं ना, हमारी कंट्री में लीडर को हीरो बना देते हैं, कोई भी लीडर होगा उसको हीरो बना देते हैं। बस पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा हीरो पॉलिटिक्स होती है कि अच्छा ये नेता खड़ा है तो हम इसको वोट देंगे, ना कि कौन सी पार्टी कितना अच्छा कर रही है, ये आप समझ ही सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो था वो इजी इलेक्शन, मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन कंट्री में कराना, इतनी बड़ी कंट्री में कराना इजी नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, डीलिमिटेशन करना पड़ेगा, ड्राइंग द बाउंड्रीज, मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी। हर एक कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में बांटना पड़ेगा, जिससे हम अपने एमपीज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के ला सकें। इलेक्टोरल रोल मतलब लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट, जो भी एलिजिबल हैं 18 साल के ऊपर हैं, 18 या 18 साल से ऊपर के हैं, उनको उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इन काम में टाइम तो लगेगा, एक दिन में तो नहीं हो सकता घर घर जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, लेकिन हमने मतलब इलेक्शन कमीशन ने कितना अच्छा एक चीज़ डिस्कवर की कि 40 लाख वुमेन जो है उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। उनको कैसे लिख दिया गया, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ,
अगर इलेक्शन कमीशन ये एक्सेप्ट कर लेता तो आज भी में भी हमें ऐसे ही रिकॉग्नाइज किया जाता, बट इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज दिस लिस्ट, रिफ्यूज दिस एंट्रीज एंड ऑर्डर अ रिवीजन। उन्होंने ऑर्डर किया कि हमें दोबारा से बना के दिखाओ, है ना, और डिलीट करने के लिए बोल दिया कि जो भी तुम डाटा ये लेके आए हो इसे रिवाइज करके लाओ, ढंग से बना के लाओ, या इस कोई डाटे को डिलीट कर दो। क्यों? और इतनी बड़ी स्केल पे कभी भी इलेक्शन कंडक्ट हुए ही नहीं थे। 7 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, उन्हें इलेक्ट करने थे 3200 MLAs और 489 मेंबर ऑफ लोकसभा। हमारी कंट्री में सिर्फ 15% एलिजिबल वोटर्स जो थे ना वो पढ़े लिखे थे, इलिटरेट थे, मतलब और 85% पीपल वर इलिटरेट इन आवर कंट्री। कैन यू इमेजिन? और स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग इलेक्शन कमीशन ने लेके आई, जैसे चिन्ह, कहा कि हर एक पार्टी का एक चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाते थे तो, लेकिन चिन्ह से वो समझ पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेन किए 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ, जिससे वो इलेक्शन कंडक्ट करा सके हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री का सिर्फ साइज ही नहीं था, लेकिन इलेक्टोरेट जिस तरीके से हम इलेक्शंस करा रहे थे ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अनयूजुअल था। ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे ना, वो फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी था, क्योंकि डेमोक्रेसी ज़्यादातर लिटरेट जो कंट्रीज थी उसमें ही था। पुअर और इलिटरेट कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, प्रॉस्परस कंट्रीज जो थी जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इनमें ही हमारी ज़्यादातर डेमोक्रेसी थी, जहाँ पे ज़्यादातर सारे के सारे लोग क्या हैं, लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। दे नो whom they want to choose, किसको उन्हें चूज़ करना है, किसको नहीं। ठीक है, और मतलब हमारी कंट्री ने, आप अभी मैंने बताया कि वो जो वुमेन वाली लिस्ट थी उसको क्या कह दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि वुमेन्स को तुमने राइट नहीं दिए तो ये जो लिस्ट लेके आए हो इसको डिलीट कर दो, रिवाइज करके लाओ। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी जो डेवलप कहलाई जाती थी, उन्होंने तक अपनी कंट्री में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दे रखे थे। इंडिया का एक्सपेरिमेंट जो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जो कंट्री में 18 या 18+ जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट देना। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोल्ड और रिस्की कहलाया जा रहा था। एक इंडियन एडिटर ने तो ये भी बोल दिया कि द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, कि ये एक जुआ है जो कर रहे हो ना तुम, ये खिलवाड़ टाइप बोल दिया उसे। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन, उन्होंने क्या कहा जवाहरलाल नेहरू को, कि वुड हैव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया, कि उन्हें कन्फेस करना पड़ेगा कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फेल हुआ है, उनकी वजह से उन्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा इसको कन्फेस करने के लिए। अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस क्लेम, उन्होंने क्या कहा, अ फ्यूचर एंड अ मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू विद एस्टोनिश द absurd fates of recording the vote of millions of illiterate people, मतलब कि देखेगा फ्यूचर, और एनलाइटेंड एज जो आएगी वो देखेगा कि किस तरह रिकॉर्ड हुई थी ये जो वोट्स मिलियंस ऑफ लोगों ने दिए थे। मतलब हर तरफ से कंट्री को क्रिटिसिज्म मिल रहा था while we were conducting our first general election। तो हमें अपने इलेक्शन, क्योंकि इतनी लार्ज स्केल में कहीं नहीं हुए थे, हमें क्या करना पड़ा, अपने इलेक्शंस को पोस्टपोन करना पड़ा 2 बार, और फाइनली
अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1950 में हमारे इलेक्शंस हुए। लेकिन हमने कब सोचा था 1950 में हो जाएंगे, अल्टीमेट सच में कब हुए, 1952 में हुए। और ज़्यादातर इसे हम जनवरी 1952 में कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्शन अलग अलग चरणों में होता है ना, तो ज़्यादातर इलेक्शन जो थे वो 1952 में हुए थे, जनवरी में। 6 महीने लगे कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग कंप्लीट होने में। इलेक्शन कॉम्पिटिटिव थे। क्यों? हर एक सीट पे 4 कैंडिडेट थे, ठीक है, जीत कोई भी सकता था हर एक पे। तो कंपटीशन कब होता है? जब चॉइस दी जाती है। तो हर एक सीट पे अगर 4 खड़े हैं मतलब कंपटीशन है। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन भी बहुत एनकरेजिंग था। मोर देन हाफ जो एलिजिबल वोटर्स थे वो आए थे वोट देने। मोर देन हाफ मतलब कहीं ना कहीं हर एक इंसान ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा था टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। जब इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, तो लूजर जो थे, मतलब जो जीत नहीं पाए थे, उन्होंने भी ये कहा जीत जिसकी हुई है वो फेयर हुई है, सही हुई है। ठीक है। इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी से या इलेक्शंस के साथ, वो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स को रॉन्ग करा दिया उसने। टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने क्या कहा? कंफाउंडेड ऑल दोज स्पेक्टिक्स हु थॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री। उन्हें भी मतलब उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे ना कि हमारी कंट्री में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, ये तो वो सब है, एक्सपेरिमेंट है, वो सब है, उनको सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। हिंदुस्तान टाइम ने क्या कहा? दिस इज एन यूनिवर्सल एग्रीमेंट कि इंडियन पीपल कंडक्टेड देमसेल्फ एडमायरली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि इंडिया ने एक बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करा है, एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करा है इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, जो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ऑब्जर्वर आउटसाइड इंडिया वो भी इम्प्रेस्ड थे। इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 वो कहीं ना कहीं लैंडमार्क बन गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कि अब बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं रही थी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन कोई भी पॉवर्टी या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से नहीं हो सकते। तो डेमोक्रेसी अब कहीं भी प्रैक्टिस हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, कोई भी कंट्री में हो सकती है। वो किसी इलिटरेट या इलिटरेट लोगों के मोहताज नहीं है। एक फोटो देख सकते हैं आप कि कार्टूनिस्ट ने क्या बता रखा है। इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस ने फॉर्म करी थी, कैंडिडेट बैठे हैं कमेटी में, दिखा रखा है कि मोरारजी देसाई, नेहरू के अलावा रफ़ी अहमद कदवाई, बीसी रॉय, ठीक है, कामराज नादर, राजगोपाल, ठीक है, मतलब कैसे लोग उनकी तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, देखो आप। ठीक है, जो कमेटी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, तो आपको ही कुछ फ़ोटो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि किसी के नाम, कुछ के नाम बताओ। अब देखो चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग, किस तरह है जो हमारी कंट्री में वोटिंग के मेथड चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में हम ईवीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, वोटर के प्रेफरेंस के लिए, लेकिन इस तरह नहीं शुरू हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। ठीक है, एक प्लेस डिसाइड किया गया, एक पोलिंग बूथ में, वहाँ पे एक कैंडिडेट, एक बॉक्स रखा जाएगा, हर एक कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो 4 बॉक्स रखे जाएंगे। ठीक है, उनका सिंबल लगा होगा उस कैंडिडेट का। ठीक है, हर एक वोटर को एक ब्लैंक बैलेट दिया जाएगा, बैलेट पेपर दिया जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा तुम क्या करो, इस ब्लैंक पेपर को बॉक्स में डाल दो। और 2 लाख स्टील बॉक्स बनाए गए थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पंजाब के थे, उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब करा कि ईच बॉक्स पे कैंडिडेट का सिंबल होना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड, है ना,
इधर साइड भी होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए, और नेम भी होना चाहिए किस किस लैंग्वेज में, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी लिखनी पड़ेगी, और पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ भी। पेपर सील होगी एक, जिसमें न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होगा कैंडिडेट का, साइन करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उसे इंसर्ट इन द टोकन फ्रेम एंड इट्स विंडो क्लोज बाय इट्स डोर। मतलब वो जो एरिया होगा वो बिल्कुल एकांत होगा, वहाँ पे कोई और नहीं इंटरफेयर कर सकता, और उसे वायर से वो फिक्स भी करेंगे। ये सब काम पहले दिन होगा पोलिंग से। टू फिक्स सिंबल एंड लेबर हैज़ टू बी रब्ड विद सैंड पेपर, और सैंड पेपर से उसे कुछ, और अ पीस ऑफ ब्रिक से उसे क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। 5 आवर फॉर 6 पर्सन इंक्लूडिंग 2 ऑफ माई डॉटर। मतलब इतना काम करने में उन्हें 5 से 6 घंटे लग गए, 6 आदमी, उनकी बेटियां, और वो सब काम उनके घर में हुआ। फिर क्या हुआ, जब 2 जनरल इलेक्शन हुए, धीरे धीरे बैलेट पेपर्स आ गए, उनमें लोगों को कैंडिडेट्स का नाम सिंबल होता था, ठीक है, स्टैंप लगानी होती थी लोगों को। फिर धीरे धीरे 40 ईयर्स के बाद कहीं ना कहीं 1990 में ईवीएम लेके आए, और 2004 तक हमारी कंट्री एंटायरली ईवीएम पे शिफ्ट हो चुकी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता रखा है। स्कॉलर इस्लाम थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस लीडर थे, प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू और मुस्लिम यूनिटी चाहते थे, और अपोज करते थे पार्टीशन को, और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है।